आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मोनोहाइलो एल्केन। विरचन आप लोगों ने पढ़ लिया है। मोनोहाइलो एल्केन के भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइलो एल्केन। मोनोहाइलो एल्केन से हमारा मतलब हुआ कि हम आज ऐसे एल्केन लेने जा रहे हैं जिसमें या तो CH3Cl या फिर CH3Br या फिर एथिल क्लोराइड। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जिसमें एक हाइड्रोजन उपस्थित हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे फिर वो आयोडीन हो, जैसे CH3I मेथिल आयोडाइड। तो चाहे मेथिल क्लोराइड हो, मेथिल ब्रोमाइड हो, एथिल क्लोराइड हो या फिर मेथिल आयोडाइड हो, इनको कहा जाएगा कि ये सभी मोनोहाइड्रोजन हैं। और मोनोहाइड्रोजन के अब भौतिक गुणों का अगर हमें अध्ययन करना है तो फिर हम इसमें देखें कि इनके क्या भौतिक गुण हैं। भौतिक गुण में आइए, और भौतिक गुण में सबसे पहली चीज़ कि इनकी अवस्था कैसी होती है। जैसे आपका मेथिल क्लोराइड हुआ या फिर मेथिल ब्रोमाइड हुआ CH3Br, या फिर एथिल क्लोराइड हुआ, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, ये सभी क्या हैं? ये सभी रंगहीन गैसें हैं। रंगहीन गैसें हैं, साधारण ताप पर कलरलेस गैस होती हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करें CH3I की, तो मेथिल आयोडाइड तथा C18H37X तक के जितने मोनोहाइड्रोजन हैं वे सभी सुगंधित द्रव होते हैं। सुगंधित द्रव होते हैं तथा जो उच्च सदस्य हैं इसके, यानी C18 से भी जो आगे के हाइलो एल्केन्स होते हैं वे ठोस होते हैं। उच्च सदस्य क्या होते हैं? ठोस होते हैं। एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया है इसी प्रकार से। लेकिन एक चीज़ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सभी रंगहीन गैसें होती हैं? तो ऐसा नहीं है। कभी कभी मेथिल ब्रोमाइड या मेथिल आयोडाइड ये रंगहीन तो होते हैं, लेकिन अगर प्रकाश में इनको रख दिया जाए तो ये रंगीन भी हो जाते हैं। तो ये अपने स्वभाव को बदल भी सकते हैं, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड खास तौर से। एक चीज़ और इसके बाद, अवस्था ये तो रही अवस्था की बात। दूसरी चीज़, अगर इसमें ये देखा जाए कि इनकी विलेयता का क्या आधार होता है सॉल्बिलिटी को लेकर के, तो सॉल्बिलिटी अगर देखी जाए तो ये जल में अविलेय होते हैं। जल में अविलेय होंगे, यानी इनसॉल्युबल हैं। क्यों ऐसा है? जल में क्यों नहीं घुलते हैं? क्योंकि जितने भी हाइलो एल्केन्स होते हैं वे सभी हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर सकते। अब हाइड्रोजन बंध का निर्माण अगर नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये जल में क्या है? अविलेय हैं। लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायक से आपका क्या मतलब? कार्बनिक विलायक से मतलब ये है कि अगर उन्हें एल्कोहल में घोला जाए, एल्कोहल में, या फिर उनको ईथर में घोला जाए, या फिर उन्हें एसीटोन में घोल दिया जाए, तो ये सभी कार्बनिक विलायक हैं, में विलेय होते हैं, घुल जाएंगे, डिजॉल्व हैं। तो अब ये तो कंफर्म हो गया कि आपके मोनोहाइलो एल्केन्स कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल, ईथर, एसीटोन इत्यादि में विलेय हैं, लेकिन जल में वो क्या हैं? अविलेय होते हैं। तीसरी चीज बात आती है इनके गलनांक और क्वथनांक के। अगर इनके गलनांक और क्वथनांक देखे जाएं तो हाइड्रोकार्बन से उच्च होते हैं।
हाइड्रोकार्बन से उच्च होंगे, हाइड्रोकार्बन से उच्च होंगे तथा इसमें एल्किल आयोडाइड का गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होगा Br से, और ये ज़्यादा होगा RCl से, और ये भी ज़्यादा होगा RAF से। यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि एल्किल आयोडाइड का गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होगा एल्किल ब्रोमाइड से, एल्किल ब्रोमाइड का ज़्यादा होगा एल्किल क्लोराइड से, और एल्किल क्लोराइड का ज़्यादा होगा एल्किल फ्लोराइड से। तो ये इनका क्रम होता है गलनांक और क्वथनांक से का क्रम होगा। अब इसके बाद चौथी बात आती है कि इनका अस्थायित्व तो क्या है, अस्थायित्व स्टेबिलिटी का क्या क्रम होता है मोनोहैलोएल्केन्स के। तो यहाँ पर ये पाया गया कि RAF जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है RBr से, और RBr ज़्यादा होगा RCl से, और RCl ज़्यादा होगा RI से। इसका मतलब कि यहाँ पर एल्किल आयोडाइड जो है सबसे कम अस्थायी होता है, अर्थात कह लीजिए अस्थायी होता है। और इसके अस्थायी होने का तो विधिवत प्रमाण भी है कि अगर RI को हम प्रकाश में रख दें, लाइट में, तो ये टूट जाएगा और यहाँ से एल्केन बन जाएंगे और आयोडीन गैस रिलीज हो जाती है। तो ये रहा मोनोहैलोएल्केन का भौतिक गुण। यहाँ पर भौतिक गुण के बाद अब हम चलते हैं कि मोनोहैलोएल्केन के रासायनिक गुण क्या हैं। मोनोहैलोएल्केन के रासायनिक गुण की चर्चा किया जाए तो रासायनिक गुण में ये वास्तव में रासायनिक गुण के अंतर्गत आएगा कि कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं ये दर्शा सकते हैं, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं इनमें पाई जा सकती हैं। तो पहली चीज़ कि मोनोहैलोएल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करते हैं। दूसरी चीज इनमें पाया जा सकता है विलोपन अभिक्रिया, विलोपन कह लीजिए, या अंग्रेजी में एक नाम निराकरण अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन भी मोनोहैलोएल्केन से पाया जाता है। तीसरी विक्रिया इनके अंदर इनका अपचयन होता है, रिडक्शन हो सकता है। अपचयन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इसी प्रकार से अगली विक्रिया ये बहुत अच्छी विक्रिया होती है कि ये धातुओं से भी विक्रिया करते हैं, धातुओं से क्रिया। तो रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। तो खास तौर से किसी हैलोएल्केन में पाई जाने वाली जो अभिक्रिया होगी, तो पहली विक्रिया कौन सी होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी विक्रिया कौन होगी, विलोपन या निराकरण अभिक्रिया। तीसरी विक्रिया कौन होगी, अपचयन अभिक्रिया। और चौथी विक्रिया हो सकती है कि रिएक्शन विद मेटल हो सकती है, यानी धातुओं से क्रिया हो सकती है। तो आइए हम मोनोहैलोएल्केन के रासायनिक गुण को इन 4 स्टेप में पढ़ें। पहली होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें नाभिक स्नेही क्या होते हैं, हमें तो ये जानना जरूरी होगा कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या है। नाभिक स्नेही तो जैसा नाम है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के लिए आपको एक चीज जानना होगा, नाभिक क्या है। नाभिक आपने परमाणु संरचना चैप्टर में पढ़ा है कि परमाणु गोलाकार होते हैं और परमाणु के बीच में एक भाग होता है नाभिक, और परमाणु के बीच में नाभिक अगर होता है तो नाभिक पर धनावेश होता है, नाभिक पर धनावेश होता है। ऐसा किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण। क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन पर जानते हो कोई आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
लेकिन प्रोटॉन पर धनावेश के कारण पूरा नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है, और नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। तो नाभिक का मतलब हुआ कि धन आवेशित भाग। स्नेही माने अट्रैक्ट होना, यानी धन आवेश के प्रति जो आकर्षित होगा उसे हम कहते हैं नाभिक स्नेही। जैसे F माइनस नाभिक स्नेही होगा क्योंकि वो धन ध्रुव की ओर जाएगा, जानते हो नाभिक पर धन आवेश होता है। इसी प्रकार से Cl माइनस ऋण आवेशित आयन है, क्लोराइड आयन पढ़ते हैं, और क्लोराइड आयन का भी आकर्षण नाभिक के प्रति होगा, तो इस प्रकार से नाभिक स्नेही अभिकर्मक हुआ। इसी प्रकार से आपका Br माइनस है, I माइनस हुआ, OH माइनस हुआ, ये सभी क्या हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। और नाभिक स्नेही अभिकर्मक में जब हम नाभिक स्नेही अभिकर्मक को किसी मोनोहैलो एल्केन के संपर्क में लाएंगे तो मोनोहैलो एल्केन का कोई भी परमाणु, विशेषकर हैलोजन, इन नाभिक स्नेही अभिकर्मकों द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने RX जो हैलो एल्केन का सिंबल है, हैलो एल्केन को हम सिंबॉलिक रूप में क्या दर्शाते हैं, RX, और RX को जब हम किसी नाभिक स्नेही जैसे OH माइनस के संपर्क में लाए तो जानते हो कि ये प्लस पोल होता है, ये माइनस होगा, तो माइनस का आकर्षण सदैव प्लस से होगा, नाभिक स्नेही। तो इस प्रकार से नाभिक स्नेही आपका जो अभिकर्मक है OH माइनस यहाँ पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक हुआ, और ये अभिकर्मक अटैक कहाँ करेगा, R पर जाएगा, तो R पॉजिटिव पोल है तो ये बन जाएगा ROH, और यहाँ से कौन रिलीज हो जाएगा, X माइनस रिलीज हो गया। इस प्रकार से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक ये उदाहरण हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो SN1 अभिक्रिया बोलते हैं इसको, और दूसरी अभिक्रिया को हम कहते हैं SN2 अभिक्रिया। अब ये 1 और 2 क्या है, 1 का मतलब होता है यूनिमालिकुलर, मतलब एक अणुक अभिक्रिया, और 2 का मतलब होता है बाईमालिकुलर, यानी द्विअणुक अभिक्रिया। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन से है, और N फॉर न्यूक्लियोफाइल। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन को हम प्रतिस्थापन और नाभिक स्नेही को N से, तो इस प्रकार से SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया आपको आगे बताया जा रहा है कि SN1 अभिक्रिया में आप देखिए कि SN1 अभिक्रिया जो होती है वो वास्तव में एक पद में होने वाली अभिक्रिया है, सिंगल स्टेप में होती है वो। और ज़्यादातर जो तृतीयक एल्किल हैलाइड हैं जैसे CH3, इस प्रकार से ये तृतीयक एल्किल हैलाइड में पाई जाने वाली एक अभिक्रिया है, इसको टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड कहते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड होगा। और टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड में अगर मान लीजिए मैंने इसकी क्रिया NaOH से करा दी, NaOH जलीय से करा दी एक्वस मीडियम में, तो Na प्लस होगा और OH माइनस होगा, यानी कहने का मतलब नाभिक स्नेही जो होगा, ये देखिए नाभिक स्नेही पोर्शन इसके पास है, OH माइनस नाभिक स्नेही विकर्मक है। तो नाभिक स्नेही क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, लेकिन जब अटैक करेगा तो वास्तव में पहले पद में क्या होगा, पहले पद में ये विक्रिया दो पदों में मैंने बताया, दो पदों में पहले पद में क्या होगा, जो मंद वेग से होगा, क्योंकि मंद वेग से वही पद होता है जहाँ पर बंध टूटता है। अगर ये बंध टूटेगा तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से CH3 होल थ्राइस C पे प्लस लग गया और प्लस Cl माइनस अलग हो गया, यानी कार्बोकैटायन बन गया, इसको कहते हैं कार्बेनियन। तो कार्बेनियन कार्बोनियम आयन, इसको कहते हैं कार्बोनियम आयन, इसको टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन कह सकते हो, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन ये बन गए। तो अभिक्रिया की प्रारंभ पद में ये बना, लेकिन अभिक्रिया जानते हो कि दो चरणों में होती है। जब एक बार आपके पास ये कार्बोनियम आयन का निर्माण हो गया तो उसके बाद फिर OH माइनस क्या करता है, इस पर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से
ये बन गया टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल बन गया। लेकिन ये ध्यान रहे कि अभिक्रिया तीव्र वेग से होगी। तीव्र वेग से होगी, क्यों होगी? क्योंकि ये प्लस है और ये पोल माइनस है, अत्यधिक आकर्षण के कारण तीव्र वेग होगा। लेकिन हम जानते हैं कि रासायनिक बलगतिकी ये कहती है कि मंद वेग से होने वाली अभिक्रिया ही वेग निर्धारक पद कहलाती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इस प्रकार से यह अभिक्रिया एकाणुक अभिक्रिया कहलाएगी, SN1 अभिक्रिया। तो अब SN1 अभिक्रिया देख रहे हैं कि 2 चरणों में पूरी हुई, लेकिन अभिक्रिया का प्रारंभिक जो पद है वो मंद वेग से हुआ। तो अभिक्रिया की जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर ये समानुपाती हो गई केवल RX के समानुपाती, RX की सांद्रता के समानुपाती हुई। इस प्रकार से ये प्रथम कोट की एक अभिक्रिया होती है जो कि SN1 अभिक्रिया कहलाती है। विशेषकर कहाँ पाई जाती है? तृतीयक हैलो एल्केन्स। प्राथमिक और द्वितीयक की बात यहाँ नहीं है, ये तृतीयक हैलो एल्केन में पाई जाने वाली अभिक्रिया जो होगी SN1। 1 का मतलब सिंगल पद में होने वाली अभिक्रिया जो मंद वेग को काउंट कर रही है। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। तो इस प्रकार से ये SN1 प्रकार की अभिक्रिया हुई। और यहाँ पर अगर हम SN2 प्रकार की अभिक्रिया को देखें तो SN2 प्रकार की अभिक्रिया के लिए यहाँ पर SN2 अभिक्रिया, SN2 प्रकार की जो अभिक्रिया है वो प्राथमिक एल्किल हैलाइडों में पाई जाती है। प्राथमिक एल्किल हैलाइडों में पाई जाती है। अब प्राथमिक एल्किल हैलाइड कौन है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब जैसे CH3Cl, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यह अभिक्रिया एक पद में होती है, सिंगल स्टेप में। SN2 प्रकार की अभिक्रिया विशेष प्रकार से याद रखिए कि एक पद में होने वाली अभिक्रिया है, इसके लिए 2 पद आवश्यक नहीं होते। इसमें होता क्या है कि ये तो आपका हैलो एल्केन है, इसको आप सबस्ट्रेट कह सकते हो, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का मतलब आधार, मेन कंपाउंड। इस पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नाभिक स्नेही आपका, तो याद रहे कि नाभिक स्नेही बैकवर्ड डायरेक्शन से यहाँ पर अटैक करता है, यानी पश्चिम दिशा से अटैक करेगा। और जब पश्चिम दिशा से अटैक करेगा तो यह अभिक्रिया मंद वेग से होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर OH जो है धीरे धीरे CH3 से जुड़ेगा और ये Cl धीरे धीरे इससे ब्रेक होना होगा। अब आगे चल के क्या होगा? आगे चल के क्रिया में मंद वेग हुआ और उसके बाद ये मध्यवर्ती यौगिक बन गया, इसको कहते हैं मध्यवर्ती यौगिक, यानी इंटरमीडिएट कंपाउंड, जो कि प्रायः क्या होते हैं? अस्थायी। तो अब अस्थायी होने का मतलब हुआ कि टूटेगा। अगर ये टूटेगा तो फिर आगे चल करके ये OH पूरी तरह से CH3 से जुड़ गया और इसके बाद Cl- यहाँ से निकल गया तो बन गया मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल बन गया। बाद में क्या होगा? यही मेथिल एल्कोहल चेंज हो जाएगा, यानी OH का डायरेक्शन बदल गया तो ये हो जाएगा CH3OH के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसको कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन तो इन्वर्जन हो जाना, यानी OH का पुनः फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाना कहलाता है SN2 प्रकार का विशेष लक्षण। ये होता है SN2 प्रकार की अभिक्रिया का विशेष लक्षण। तो आपने देखा कि यह अभिक्रिया SN1 वाली अभिक्रिया प्राथमिक एल्किल हैलाइडों में पाई गई और ये सदैव एक पद में होती है। लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया की दर में 2 चीज़ें शामिल हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो अभिक्रिया की जो दर देखा जाए, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, ये समानुपाती होगा एक तो RX के और दूसरा इसमें न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही की भी सांद्रता काउंट की जाएगी। नाभिक स्नेही का मतलब हुआ हमारा OH-, इसकी भी सांद्रता काउंट की जाएगी। तो ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया बन गई। SN2 प्रकार की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? द्वितीय कोट की अभिक्रिया होती है। तो चलिए नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं को हमने समाप्त कर लिया और अब हम आगे चलेंगे नाभिक स्नेही अभिक्रिया के बाद निराकरण अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रिया पर। तो अगर हम विलोपन अभिक्रिया की बात करें, विलोपन अभिक्रिया इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन।
एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात अगर किया जाए तो विलोपन अभिक्रिया वास्तव में ये भी दो प्रकार की हो जाएगी, इधर E1 प्रकार और दूसरा E2 प्रकार। E1 और E2 प्रकार की अभिक्रिया, जिस प्रकार से नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की हुई, SN1 और SN2, उसी प्रकार से विलोपन अभिक्रिया भी E1 और E2। 1 माने यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन और 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस प्रकार से विलोपन अभिक्रिया का कोई एक उदाहरण E1 प्रकार में देखें तो E1 प्रकार में हम लेने जा रहे हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड को। तृतीयक एल्किल हैलाइड को यहाँ उदाहरण के रूप में लेंगे, जबकि E2 प्रकार में हम किसी प्राथमिक एल्किल हैलाइड को लेंगे, क्योंकि ये प्राथमिक एल्किल हैलाइडें दर्शाती हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइडों में पाई जाने वाली अभिक्रिया है ये। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि द्वितीयक में फिर क्या होगा। तो द्वितीयक एल्किल हैलाइडों में E1 और E2 दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं संभव हो सकती हैं, लेकिन हमें अगर अलग अलग उदाहरण के रूप में देखना है तो E1 प्रकार की अभिक्रिया में हम बेस्ट उदाहरण लेने जा रहे हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड को। आइए यहाँ पर देखिए, तृतीयक एल्किल हैलाइड को लेने के लिए आप इस प्रकार से हम टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड को ले सकते हैं। ये टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड हुआ, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड हुआ, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड हुआ। ये इस प्रकार से टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड में करना क्या है आपको कि यहाँ पर इसकी क्रिया आप KOH एल्कोहलिक से करा दें। ALC लिख दिया जाए अगर KOH के नीचे, इसका मतलब हुआ कि एल्कोहलिक KOH, यानी ये KOH एल्कोहल में डिसॉल्व किया गया होगा। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो यहाँ पर इस एक Cl यहाँ से रिलीज होगा, तो बगल में अगर हम इसको CH2H लिख दें तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से H जाने वाला है, यहाँ से Cl, तो इसको हम विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी विलोपन अभिक्रिया का एक नाम क्या हो गया, विहाइड्रोहाइलोजनीकरण। विहाइड्रोहाइलोजनीकरण, इसको विहाइड्रोहाइलोजनीकरण की अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वी का मतलब विलोपन, हाइड्रो का मतलब H का जाना, हाइलोजन का मतलब हाइलोजन का जाना, यानी HCl जाने वाला है। अब जब HCl जाएगा तो यहाँ से एक बांड सिग्मा ये फ्री हुआ, एक सिग्मा बांड ये फ्री हुआ, दोनों पर क्या लग जाएगा, डबल बांड लग जाएगा। तो कंपाउंड हो गया CH3 होल ट्वाइस C डबल बांड CH2 हो गया, यानी आइसोब्यूटिलीन। ये कंपाउंड जो बना आइसोब्यूटिलीन बना, एक प्रकार की एल्कीन बन गई, प्लस जो HCl निकला, अब HCl अम्ल है और KOH क्षार है, ये निकलते समय ही रिएक्शन कर लेगा, यहाँ से KCl बन जाएगा और OH के संयोग से क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो यहाँ बन गया KCl और यहाँ हो गया H2। इस प्रकार से E1 प्रकार की जो अभिक्रिया है वो टर्शियरी ब्यूटिल एल्किल हैलाइड में पाई जा सकती है। इसी प्रकार अगर हम E2 प्रकार की अभिक्रिया को देखें तो E2 प्रकार की अभिक्रिया पाई जा सकती है, जैसे यहाँ पर CH3 CH2 और Cl, यानी एथिल क्लोराइड। अब एथिल क्लोराइड जो है, एथिल क्लोराइड एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड का बेस्ट उदाहरण होगा। वही क्रिया अगर मैं यहाँ भी करा दूँ कि KOH की क्रिया एल्कोहलिक लेकर के इससे कराऊँ तो कन्फर्म है कि यहाँ से HCl का निकलना होगा, क्योंकि क्रिया विहाइड्रोहाइलोजनीकरण की है। एक कार्बन से अगर Cl निकला तो पड़ोसी कार्बन से H निकलेगा। एक ही कार्बन से दोनों नहीं कर सकते, भले ही इसके पास हाइड्रोजन दिख रहा हो, Cl भी दिख रहा हो, लेकिन एक कार्बन से Cl निकलेगा तो पड़ोसी कार्बन से क्या निकलेगा, H निकलना है, और निकलना तो HCl दोनों को है। इस प्रकार से कंपाउंड में बन जाएगा ये CH2, जब एक H यहाँ से गायब हुआ, एक सिग्मा फ्री हुआ, एक Cl यहाँ से गायब हुआ, एक सिग्मा फ्री हुआ, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। ये कंपाउंड बन गया एथिलीन, और निकलते समय HCl ने क्रिया कर लिया होगा KOH से, तो बन गया KCl प्लस H2। इस प्रकार से आपने देखा कि E2 प्रकार की जो अभिक्रिया हुई
बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन में तो ये प्राथमिक एल्किल हैलाइडें इस अभिक्रिया को दर्शाती हैं। हाँ, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है आपके दिमाग में, जैसे CH3 CHCl CH2 और CH3 2 क्लोरोब्यूटेन और इस पर अगर हम क्रिया KOH aqueous से कराएं, जलीय से, तो अब इसमें देखिए जिस कार्बन से हमारी Cl निकलेगी उसका एक पड़ोसी कार्बन जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है और इसका एक पड़ोसी ये भी है जहाँ हाइड्रोजन कम है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि यह Cl अगर निकलना है तो इस कार्बन के पास तो दोनों हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर यह Cl निकलेगा तो फिर कहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा। हाइड्रोजन ये तो जा नहीं सकता क्योंकि अल्फा विलोपन अभिक्रियाएं होती नहीं, होती बीटा विलोपन अभिक्रियाएं हैं, यानी या तो बीटा कार्बन ये हुआ या बीटा कार्बन ये भी हुआ। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि यहाँ पर एक नियम लग जाएगा, सेट-जैफ का नियम। सेट-जैफ का नियम ये कहता है कि हैलोजनीकरण होने में हमेशा हाइड्रोजन वहाँ से जाती है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है, यानी मिनिमम जहाँ हाइड्रोजन होगी उसी बीटा कार्बन से आपकी हाइड्रोजन जाएगी। तो अगर यहाँ से जाएगी और यहाँ से Cl जाएगा तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखिए इस प्रकार से। अब ये Cl अगर यहाँ से जाएगा तो एक सिग्मा ये फ्री, एक सिग्मा ये फ्री, बीच में बांड लग जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। इस कंपाउंड का नाम होगा 2-ब्यूटेन। ये कंपाउंड बन गया 2-ब्यूटेन। अब निकलने वाली जो ये Cl है वो तो KOH से क्रिया करेगी और साइड प्रोडक्ट आपका बनेगा KCl प्लस H2। तो इस प्रकार से इसकी संभावना ज़्यादा होती है। 2-ब्यूटेन 80% यहाँ पर सेट-जैफ के नियमानुसार बनेगा। अब अगर कोई ये कहे क्या ये संभव नहीं है कि H यहाँ से निकल जाए और Cl भी यहीं से, यानी कुल मिलाकर के सेट-जैफ के नियम का उल्लंघन हो जाए। अगर उल्लंघन होगा तो H यहाँ से निकलेगा, Cl यहाँ से निकलेगा, तब 1-ब्यूटेन बन जाएगी। 1-ब्यूटेन लेकिन केवल 20% बनती है और सबसे मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो 2-ब्यूटेन होगा। इसलिए सेट-जैफ के नियम को जानना यहाँ बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से विलोपन अभिक्रिया समाप्त होने के बाद हम लोग चलेंगे अब अपचयन अभिक्रिया पर। अपचयन, तो अपचयन अभिक्रिया में देखिए रिडक्शन में, अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन में देखिए किसी भी मोनोहैलोएल्केन का अगर हम अपचयन कराएं तो कन्फर्म है चाहे जैसे भी अपचयन हो बनना एल्केन ही है। जैसे अगर मान लीजिए हम RX ले लें, हैलोएल्केन, RX सिंबल है हैलोएल्केन का, और इसको हम अगर हाइड्रोजन से क्रिया कराएं, और हाइड्रोजन जानते हो ज़्यादा क्रियाशील होती है, तो आप प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है। तो हाइड्रोजन का कहीं किसी कंपाउंड से जुड़ना ही तो कहलाता है अपचयन। तो अपचयन अगर होता है तो कन्फर्म है कि यहाँ से RH हो जाएगा और यहाँ से HX निकल जाएगा। अब RH ये तो एल्केन होता है। तो इस प्रकार से अपचयन होने की क्रिया में सदैव क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर CH3I ले लिया जाए, एल्किल आयोडाइड, और इसकी क्रिया अगर हम EHI से करा दें और ये क्रिया 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में होती है ये अभिक्रिया। और लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर ये अभिक्रिया होती है तो यहाँ से भी वही होगा कि हाइड्रोजन जाके जुड़ेगी और ये बन जाएगा CH3H और प्लस यहाँ से I जुड़कर आयोडीन बना लेंगे। इस प्रकार से ये बन गया मीथेन। तो एल्केन ही बनना है, कन्फर्म है। या फिर कोई हम अपचायक ले लें, जैसे मान लीजिए HI भी अपचायक है, हाइड्रोजन तो जुड़ी रही है। इसके अलावा अगर हम मान लीजिए कि 2 अणु ले लें C2H5OH का,
और इसकी क्रिया हम सोडियम से करा दें, यानी जब एल्कोहल की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन दोनों निकल जाएंगी और कंपाउंड देखिए बन जाएगा 2C2H5ONa, सोडियम एथाक्साइड बन गया जिसका नाम है सोडियम एथाक्साइड। सोडियम एथाक्साइड बना और इसमें निकलने वाली जो हाइड्रोजन होगी, कितनी हाइड्रोजन जाएगी, 2H। इसको कहते हैं नवजात हाइड्रोजन, यानी नेसेंट हाइड्रोजन अंग्रेजी में। नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज हुई तो ये भी अपचयक का काम, यानी अपचयन इससे भी होगा। मान लीजिए कि अगर आपके पास इस प्रकार से RX लिख दिया जाए और RX में आप 2H यही नवजात हाइड्रोजन ला करके, और नवजात हाइड्रोजन कहाँ से आई, किसकी प्रेजेंस में आई, एथिल अल्कोहल और सोडियम द्वारा आई। तो यहाँ से भी एक H इसके पास जाएगा, HX बना लेगा, ये आपका मोनोहाइलो एल्केन है तो यहाँ से बन जाएगा RH और प्लस यहाँ से हो जाएगा HX बन जाएगा, यानी एल्केन का निर्माण हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से अगर हम अपचयन की बात करें तो मोनोहाइलो एल्केन का सीधी बात हो गया कि अपचयन होने से सदैव क्या बनेगा, एल्केन का निर्माण होता है। इस प्रकार से आगे आप धातुओं से क्रिया करें। धातुओं से क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइलो एल्केन में जो क्रिया होती है वो धातुओं से कराई जाती है। धातुओं से क्रिया रिएक्शन विद मेटल। अगर धातु से क्रिया कोई भी आपकी मोनोहाइलो एल्केन करती है तो बहुत सारे कंपाउंड का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने CH3Cl ले लिया और इसको आप सोडियम के 2 अणु ले लिया, इसका भी 2 अणु लिया, ये शुष्क ईथर की प्रेजेंस में क्रिया करा दिया। यानी कहने का मतलब मोनोहाइलो एल्केन सोडियम धातु से क्रिया कर रहा है शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो शुष्क ईथर की प्रेजेंस में जब क्रिया करेगा तो 2 सोडियम 2 Cl को ग्रहण कर लेगा तो 2 CH3 आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया, यानी ईथेन बना। ईथेन बना प्लस यहाँ से 2NaCl बना। इस अभिक्रिया को देने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था वुर्ट्ज। ये वुर्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ साइंटिस्ट के नाम वाली अभिक्रियाएं दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वुर्ट्ज रिएक्शन बोला जाता है। इसको कहते हैं वुर्ट्ज रिएक्शन। तो वुर्ट्ज रिएक्शन में क्या होगा कि आपका ये मोनोहाइलो एल्केन सोडियम धातु से शुष्क ईथर की प्रेजेंस में क्रिया करेगा, जहाँ पर 2 एल्केन समूह आपस में कंबाइंड होकर के एल्केन का निर्माण कर देंगे। यह अभिक्रिया कहलाएगी वुर्ट्ज अभिक्रिया। इसी प्रकार से अगर आपके 2 एल्किल हाइलाइट CH3Cl ले लिया जाए और उसमें 2Zn ले लिया जाए जिंक, और वही क्रिया शुष्क ईथर में ही कराएं। शुष्क ईथर में अगर इसको करा दिया जाए तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 डाई एथिल जिंक बन गया। डाई एथिल जिंक बनता है, डाई एथिल जिंक बन गया प्लस ZnCl2 बन जाएगा। इस प्रकार से इसको हम फ्रैंक लैंड अभिकर्मक कहते हैं। फ्रैंक लैंड अभिकर्मक, अंग्रेजी में फ्रैंक लैंड रिएजेंट बोला जाता है इसको। तो जिंक धातु से भी क्रिया होती है। इसी प्रकार से अगर हम 4CH3Cl ले लें और उसमें 4 सोडियम और लेड मिश्र धातु से क्रिया करा दें, या मान लीजिए CH3Cl ना ले करके आप इसको C2H5Cl ले लें, एथिल क्लोराइड, ये भी मोनोहाइलो एल्केन्स है। तो सोडियम और लेड मिश्र धातु से क्रिया कराया जाए, इसको शुष्क ईथर की प्रेजेंस में कराया जाए। इस प्रकार से जैसी क्रिया हो रही है तो यहाँ पर C2H5 4Pb बन जाएगा और प्लस 4NaCl, इस प्रकार से प्लस 3Pb, इसको अलग कर सकते हो। तो मेन कंपाउंड जो आपका बन गया वो TeL बन गया, टेट्राएथिल लेड, जो पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट का काम करता है। एंटी नॉकिंग एजेंट याद रखिए C2H5 4Pb। TeL का निर्माण भी इस प्रकार से संभव है। इसी प्रकार अगर हम बहुत ही फेमस एक मेटल होगी मैग्नीशियम, अगर हम मैग्नीशियम धातु से क्रिया किसी हाइलो एल्केन्स की कराएं, जैसे CH3Br है
इसका नाम मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड। अगर मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम मैग्नीशियम धातु से करा दें, वही शुष्क ईथर की प्रेजेंस में जैसी रिएक्शन अभी तक होता आया है, तो ये जो कंपाउंड है वो योगात्मक यौगिक बन जाएगा, यानी मैग्नीशियम इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा और ये Br बन जाएगा। तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम हो गया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। और मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को कहा जाता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिकर्मक बना, जिसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में प्रायः होता है। इस प्रकार से मोनोहैलो एल्केन के भौतिक और रासायनिक गुण की समाप्ति होती है।